हाँ। ये नारा देने का मतलब केवल राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। हाँ। अगर राम की मानते, जो हम्म। राम भक्त अपने आप को कहते हैं, भक्ति का मतलब ही होता है कि राम की भावना में लिप्त हो जाना राम भक्ति है। हम्म। राम के बताए रास्ते पे चलना राम भक्ति है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश की सियासत में बहुत नए किस्म के वाकयात हो रहे हैं। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां एक अलग किस्म की सरकार का तजर्बा जारी है, जिसमें बीजेपी के साथ रही शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं। और उसको सरकार के जो कर्ता धर्ता सबसे अहम आदमी हैं वो हैं शरद पवार साहब। उन्होंने ही इस कोalition को इकट्ठा किया है। अभी पिछले दिनों शरद पवार जी दिल्ली आकर के मिले थे, प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, और उसके अलावा उनकी अपनी सियासी मुलाकातें बहुत सी होती रहती हैं, जाहिर है बड़े लीडर हैं देश के। लेकिन इसके बीच में एक वाकया हुआ, मुंबई में उनका जो रेजिडेंस है, जो घर है, उस पर महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन MSRTC के एम्प्लॉइज ने धरना दिया। न सिर्फ धरना दिया बल्कि लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू बन गया। वहां पर जो चीजें प्रोटेस्ट में नहीं होती वो भी हुई। इसके बाद ये काफी चर्चा में है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन है, इसका क्या मकसद है, और क्या इसका देश की सियासत से कोई ताल्लुक है। ये सब समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उनसे हम अक्सर बात करते हैं, वो बहुत ही बेबाक अंदाज में बात रखते हैं, नागपुर में रहते हैं और हमारे लिए वक्त निकाल लेते हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये शरद पवार जी के घर पर जो कुछ हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं। ये बात ठीक है कि वो आपकी पार्टी के लीडर है, लेकिन आप एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर, एक सियासी कारकुन के तौर पर, आप इसे किस तरह से देखें। आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए काजमी साहब, आपको भी आदाब अर्ज करते हुए मैं अपनी बात को आपके तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब के तरफ ले जाना चाहता हूं। और वो ये बात बड़ा साफ है काजमी साहब कि जो फसल बोई जाती है वो काटी जाती है। पहली चीज ये है कि आपने बोला, हमारे महाराष्ट्र के ही नहीं देश के सबसे बेहतरीन नेताओं में से गिनती होती है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का। और आज जिस एसटी महामंडल हमको शार्ट में बोलते हैं, वहां पर महाराष्ट्र राज्य स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, आपको जान करके ताज्जुब होगा कि कम से कम इसके 50 साल के अधिवेशन के चीफ गेस्ट के हैसियत से हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब हर मीटिंग में रहा करते थे। एनुअल रिटर्न की जब मीटिंग होती थी, हनुमान टाटे इसके जो है अध्यक्ष हुआ करते थे, जाधव साहब हुआ करते थे। हम भी इस यूनियन में थोड़ा मोड़ा हिस्सा लिया करते थे उस जमाने में, लेकिन हमने बहुत दिनों से इन चीजों को छोड़ दिया। देखिए होता क्या है, हमने कई बार आपको उदाहरण में एक आध बात किया है कि रेलवे स्टेशन पर चोरियों के कारण लकड़ी की कुर्सियां हटा करके पत्थर के और लोहे के टेबल बना दिए गए, और लोग उस पर बैठते नहीं है। गर्मी में गर्म हो जाता है और जाड़े में ठंडा रहता है। और जब कोई उस पर बैठता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि कुत्ते आकर के उस सीट पर बैठ जाते हैं। ठीक आज वही आंदोलन और राजनीति का हिस्सा बन चुका है। राजनीति में अब शरीफ लोग जाने से कतराने लगे हैं, आंदोलन में नीतियों को जानने वाले भी जाकर कतराने लगे हैं। जब आदमी किसी चीज को व्यवसाय के रूप में देखने लगता है तो आपको मालूम है कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देने लगती है, उसमें शुभ और लाभ दिखाई देने लगता है। तब वहां पर नैतिकता, मानवता और सामाजिकता जो है अपने रास्ते को भटक जाती है। आज मैं कल की जो घटना घटी है महाराष्ट्र के इतिहास में, वो पहली घटना है जो 8 तारीख को आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के घर पे गुजरी है। और ये घटना 3 तरफ इशारा करती है। एक तो ये इशारा करती है कि उदंडता को जितनी ज्यादा हम पब्लिसिटी देते हैं,
उतना ही लोग उदंड बनना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि शरीफ हम बन करके खड़े रहेंगे कोने में तो मीडिया नहीं दिखाएगी, चप्पल हिलाएंगे तो मीडिया दिखाएगी। एक तरफ इशारा करता है प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लोगों की मानसिकता को मोड़ने का। दूसरी तरफ आप देखे होंगे कि देश की राजनीति में 10-15 सालों से ये देखते हुए आ रहे हैं कि जितने भी अदाकार, मक्कार, गद्दार हैं, उनमें से ज्यादातर आमदार और खासदार बन जाते हैं क्योंकि राजनीति की वरीयता बन गई है बदमाशी करना, बदमाशी कराना या बदमाशों को लेकर झुंड में चलना। अब ये चीजें जब वरीयता बन जाती हैं तो फिर हमको अपने उसी शेर पर लौट कर आना पड़ता है। ये जीना आपको ऊपरी मंजिल ले जाती है, जरा सा रुख बदलिए फिर यही नीचे ले आती है। तो जो सामाजिकता को कलंकित करते हैं वो उस तरफ का यानी देता है। आने वाली राजनीति की जो सीढ़ियां हैं वो इस तरह के खेलों से खेली जा रही हैं। तीसरी चीज, ये चीजें फिल्म से पैदा होती हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। किसी लड़की को चाहता है तो रास्ते में छेड़ने के लिए एक बदमाश को भेज देता है और दूसरे में दौड़कर हीरो आता है और उस बदमाश को 2 तमाचा मारता है तो वो लड़की इसके कंधे पर सर रख देती है कि ये तो मेरा बड़ा हमदर्द है। तो कहीं कहीं इस तरह की भी राजनीति खेली जाती है कि गड़बड़ी पैदा कराई जाए और हम सिंपैथी के लिए आगे बढ़े और उस राजनीतिक नेता के करीब पहुंच जाए। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद मैं आपसे साफ कह दूं कि यहां 3 चीजें बहुत साफ दिखाई दी। पहली चीज, पुलिस का गुप्तचर विभाग फेलुअर दिखाई दिया। कम से कम जब मीडिया के कैमरे पहुंच रहे हैं यानी यह बात पब्लिक में है, और जब पब्लिक में है तो पुलिस के काम तक क्यों नहीं है? ये पूरी पब्लिक में नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुफिया विभाग क्या कर रही थी? यहां पर एक चीज लगी। दूसरी चीज ये लगी कि जब अदालत के फैसले के बाद ये जा रहे हैं, अरे राजनीतिक दबाव बनाने का ये तरीका नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका है। और राजनीतिक दबाव के जरिए जब हल करना होता है तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। और जब कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने फैसला कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि मजदूर भी बंध जाते हैं और सरकार भी कोर्ट के फैसले में बंध जाती है। अगर फैसला मंजूर नहीं है तो आगे अपील करनी पड़ती है। लेकिन ये सरकार लेने को भी तैयार हो गई, इनके ऊपर से मुकदमा हटाने को भी तैयार हो गई। उसके बाद भी सर्वमान्य नेता, आपने देखा होगा कि पवार साहब ने, मेरा जहां तक ख्याल है कि 5 या 6 तारीख को दिल्ली में जो कार्यक्रम रखे थे उसमें हमारे नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति भी उनके भोज कार्यक्रम में गए थे और जो महाराष्ट्र के एमएलए गए थे वो गए थे। मतलब ये है कि यह नेता, सर्वमान्य नेता के घर पर इस तरह की घटना घटाई गई और ये घटना का पहला वर्ग तो हमने आपको बता ही दिया। दूसरा ये दिखाई देता है कि आज हम धरना प्रदर्शन में उदंडता ला रहे हैं जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और तीसरा यह दिखाई दिया कि आप कितना भी शरीफ रहिए, आपकी शराफत की कोई कीमत नहीं है। उदंडता आपके साथ भी की जा सकती है। और यह बात हम रोड से जोड़ देना चाहते हैं क्योंकि ये रोड ट्रांसपोर्ट का मामला है। सड़क पर काजमी साहब आप बड़े शालीनता से चलिए, लेकिन मोटरसाइकिल से कहीं से कोई लाकर आपको धक्का मार देगा। आप अच्छे साइड से चल रहे हैं ये देखने की बात नहीं है, सामने वाले को भी देखकर चलने की बात सीखनी पड़ेगी। तो आज की राजनीति में सामने वाला चलने की तरफ क्या जा रहा है, इसमें एक बात और पैदा होती है। वो बात ये पैदा होती है कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की सारी साजिशें चल रही हैं। मैं उसी पर आना चाह रहा था कि क्या, जैसा कि अब से पहले रिपब्लिक टीवी के जरिए बहुत हंगामे, शोर शराबे कराए गए, कितना हंगामा कराया गया और वो जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहता है वो बिल्कुल कहाँ है उद्धव, कहाँ है उद्धव, इस तरह के शोर मचाता हुआ नजर आया था कुछ महीने पहले। और ये बात बहुत तरीके से महसूस की जाती रही है कि बीजेपी बहुत ही बेचैन है महाराष्ट्र में जिस तरह की सरकार है। तो क्या इस प्रोटेस्ट में, इसमें भी कहीं कोई बीजेपी का कोई एंगल है? क्या उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं? क्या महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश है? क्या कुछ है? शरद पवार जी के घर पर ये शोर मचाने की वजह क्या थी? देखिए, एकदम आपको बता दूं, किसी जो जितने शक को आपने पैदा किया है
किसी से इनकार नहीं किया जा सकता है। कारण ये है कि विरोधी पक्ष नेता तो सरकार को अस्थिर करने का काम करती ही है, ये उसका दायित्व है। और आपने ये भी देखा होगा, इनके आंदोलनों में जाने का काम उन लोगों ने किया और भड़काने का काम भी उनके भाषणों से हुआ। और यही नहीं, पडालकर नाम का उनके में जाकर के बैठता है, एमएलसी है, हैं? तो वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बन करके चलता रहा। ये और बीजेपी का एमएलसी है। हाँ, बीजेपी का एमएलसी है। हाँ। वो भी चलता रहा। उसके अलावा जो गुण रत्न आपके एडवोकेट जो कल गिरफ्तार किए गए, समझ रहे हैं कि नहीं, सदावर्ते, गुण रत्न सदावर्ते, ये भी भाजपा के इशारों पर ही चलने का काम करते हैं। और आप ये जानते हैं ना कि जब सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन होता है तो विरोधी दल उसमें अपने आप हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, श्रेय लेने के लिए करते हैं या किसी तरह से करते हैं। ये चीज कराने के पीछे दो चीजें हैं। एक तो ये है कि विरोधी पक्ष ये आवाज उठाने लगेगा कि इस देश का सबसे बड़ा नेता जब सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां से सुरक्षित होगी। और ये सुरक्षा के भाव को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के, राज्यपाल उनका है इस देश में हमारे जो है कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसकी डिमांड की भी बातें उठाई जा सकती हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और ये साजिश में किसी से आप इनकार नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखे होंगे, इतनी सारी चीज होने के बावजूद भी हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब के पेशानी पे थोड़ी भी शिकन नहीं था। वो अपने काम में लगे रहे, अपना काम देखते रहे। कल 10 तारीख थी जो, उसमें वो अपना अमरावती का दौरा किए, नागपुर होते हुए गए। लेकिन ये सारी चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि नेता जिस तरह से गंभीर है, परिस्थितियों को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए और सरकार को चलाने के लिए, तो हम ये मानते हैं कि इनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। और आपने देखा, उन्होंने सीपी को बुला करके डांटा है कि हमारी मशीनरी कमजोर कहाँ है। देखिए, एक बात और आपका समय ले लेता हूं। हम सरकार बदलते हैं, आईएएस आईपीएस तो वही रहते हैं। उनको इस थाने से उस थाने थानेदार बदलते हैं, हम उनके विचार नहीं बदल पाते हैं। अगर हम उनके विचार बदलें तब तो जो भाजपा के साथ काम किए हुए अधिकारी होते हैं वो उनके साँचे में ढल जाते हैं। हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ भावना होता है। कहने के लिए संविधान को हम धर्मनिरपेक्ष मान करके, देश को धर्मनिरपेक्ष मानकर चलते हैं। कहीं न कहीं धर्मांधता आ ही जाती है, चाहे हम में हो, किसी में हो। इससे इनकार नहीं आप कर सकते हैं कि नहीं आती है। लेकिन जिस तरह माँ बच्चे को पालने में थोड़ा स्वार्थ रख लेती है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, उस तरीके से धर्मनिरपेक्षता में धर्मात्मा उतनी आनी चाहिए कि कम से कम हम धर्म के आधार पर चलें। आपको एक बात इसलिए मैंने कह दिया कि रामनवमी भी आपके सामने है, जो कल मैंने जी, आज जी, मैं बिल्कुल उस पर ही आने वाला था, क्योंकि तो हाँ, बीजेपी हमेशा राम हाँ, का नाम लेकर के सियासत करती है और रामनवमी के आसपास इस किस्म के वाकयात ये खुद अपने आप में एक सोचने के लिए मजबूर करते हैं। क्या कुछ है रामनवमी के वक्त पे, क्या क्या ये सियासी पार्टियां, खासतौर पे बीजेपी उन उसूलों को कहीं याद कर रही है, या क्या कुछ है, भटक रही है, सिर्फ सियासत के ही लिए इस्तेमाल होता है क्या? देखिए भाई, बहुत इससे बात आपको बताऊं कि आज हर चीज में सियासत है। हर चीज में आप ये नहीं देख रहे हैं कि डीजल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रहा है, नींबू अपनी जिंदगी में जिस रेट पर नहीं बिका था उस रेट पर बिक रहा है। अभाव दो तरह के होते हैं, एक कृत्रिम अभाव होते हैं और एक वास्तविक अभाव होते हैं। एक अभाव हम पैदा कर लेते हैं कि दाम बढ़ेगा तो बेचेंगे, और एक अभाव कुदरत पैदा कर देती है नहीं रहने का। हाँ। लेकिन आप जैसे देखिए, आज हमारे सामने एक समस्या है, को और की का। हम्म। हम राम को मानते हैं कि राम की मानते हैं? हाँ। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कि उनकी मानते हैं? हाँ। दलित समाज के लोग बोलते हैं हम बाबा को मानते हैं कि बाबा की मानते हैं। हाँ। देखिए, को और की का फर्क है। हाँ। ये नारा देने का मतलब केवल राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। हाँ। अगर राम की मानते, जो हम्म। राम भक्त अपने आप को कहते हैं, भक्ति का मतलब ही होता है कि राम की भावना में लिप्त हो जाना राम भक्ति है। हम्म। राम के बताए रास्ते पे चलना
राम भक्ति है। हम नबी को मानते हैं तो नबी के बताए रास्ते पे चलेंगे, यही उनसे मोहब्बत का तरीका है, यही हमारे मानने का ढंग है। लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ होता अलग है। हम को और की को लटका देते हैं, को में हम ज्यादा चलते हैं। हम भले अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार करें, लेकिन हम उदाहरण दे देते हैं कि हम उनके साथ हैं, इनके साथ हैं। देखें, आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि जब सिबरी के जूठे बैर राम खा रहे थे तो लक्ष्मण को क्रोध आ रहा था, लेकिन राम ने खाया और राम ने उसको समझाया, हे लक्ष्मण, जब सिबरी बैर को काट रही थी तो हे राम कह रही थी, इसलिए दांत जो थे वो सिबरी के नहीं राम के थे, ख्याल कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, उन्होंने केवट से पैर धुलवाया, यानी राम ने हर वर्ग की मर्यादा, देखिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जनता से लेकर के जनार्दन तक की सबकी मर्यादा को उन्होंने निभाया और सबने उनकी मर्यादा को नतमस्तक करके स्वीकार किया, तब जाकर के ये हुआ। लेकिन भाजपा नाम लेकर सत्ता में आती है और उनके एक कीर्ति को नहीं दिखाती है। एक दया की बात बता दे भाजपा, एक क्षमा की बात बता दे भाजपा, एक करुणा की बात बता दे भाजपा कि उन्होंने क्या करुणा किया है। नफरत फैलाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक वो इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना देते, क्योंकि उनका मेन मकसद भारत में सरकार बनाना मकसद नहीं है। सरकार बनाने का मकसद है भारत को धर्मनिरपेक्ष से हिंदू राष्ट्र बनाने का है, और ये संभव भी है, असंभव भी है। कारण ये है कि किताबों को पढ़ने से और सारी चीजों को देखने से ऐसा लगता है कि संभव नहीं है, और इनके अत्याचार दुराचार को देखने से लगता है कि गरीब मजदूर ये वो जो है जान बचाने के लिए आदमी जो है कुछ ना कुछ कर लेता है, तो कहीं इसका भी आतंक के जरिए दबाव डालने का काम किया जाएगा तो उससे भी बुराई बढ़ जाएगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राम को मानो तो राम की मानो, अगर राम की नहीं मानते हो तो राम को मानना ढकोसला है। यह एक तरह से राम के प्रति ही वफादारी नहीं गद्दारी होगी, क्योंकि अगर हम राम को श्रद्धा से लेते हैं नाम, तो कम से कम हृदय के अंदर राम के वो गुण भी होना चाहिए जो मानव के प्रति राम ने रखा था। धोबी के कहने पर सीता जैसी पवित्र सीता, जिसकी अग्नि परीक्षा ले चुके थे, उसे वन में छोड़ना पड़ा ताकि लोगों में यह संदेश न जाए कि राम जो है रावण की लेकर जाने वाली सीता को अपने पास रखे हुए हैं। मर्यादा को बचाने के लिए उन्होंने सीता को छोड़ा, और यहाँ एक आदमी ने राम पर टीका किया तो सीता को छोड़ दिया, और यहाँ तो कुछ भी बोल दीजिए सरकार के खिलाफ तो ईडी पीडी या सीबीआई ये सारे बन गए भाजपाई। ये हालत की स्थिति है, लोग डर के मारे मुंह नहीं खोल रहे हैं, और ये जब राम का नाम लिया जाता है तो भय मिट जाता है। तो राम के भक्तों से कहना चाहिए कि भय की उत्पत्ति बंद कर दीजिए, कम से कम लोगों के हृदय में निर्भरता का और निर्भीकता का भाव को जन्म लेने दीजिए। अच्छा, आखिर में मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है बीजेपी अलग-अलग तरीके से महाराष्ट्र सरकार को जो परेशान करने की या वहां सत्ता परिवर्तन की जो कोशिश करती है, आपको क्या लगता है कि क्या पूरा टाइम करेगी सरकार? देखिए, हमें तो लगता है कि आदरणीय पवार साहब जब तक हैं सरकार का मुद्दा चलेगी, लेकिन जो आपने कहा ना कहीं दिल में खुट-खुट करता है। देखिए, हम बेबाक होकर बात करते हैं, कोई हमसे खुश हो या नाराज हो ये मैं नहीं जानना चाहता। जी, जी। लेकिन यह लगता है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, ये रामायण की चौपाई है कि हाँ। समरथ को नहीं दोष गुसाई, सुरसरिका पावक के नाही। आंधी अगर किसी का झोपड़ा उड़ा दे तो मुजरिम नहीं बनती है, आग पूरा गांव जला दे तो मुजरिम नहीं बनता है, बारिश पूरे मकान को गिरा करके बर्बाद कर दे तो मुझे उस कोई मुजरिम नहीं बनता है। उसी तरीके से ईडी, सीआईडी, ईबी और आईडी ये सारी चीजों को जो लगा रहे हैं और दूसरी तरफ नेताओं पे हमले करा रहे हैं, नेताओं की गिरफ्तारी का नाटक चल रहा है, तो ये कब तक चलेगा? सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, बल्कि पौने 3 साल होने वाले हैं। मुझे लगता है कि धैर्य का भी एक सीमा होती है, और धैर्य दोनों तरफ की बात है। उनका तो धैर्य टूट चुका है और हमारे लोगों का धैर्य डर से ये तोड़ने का काम करते जा रहे हैं। अगर ये इनका डर हावी हो गया, तो जो आप सोच रहे हैं, आपको जो डर है, वो हमें भी डर लगता है
कि कहीं बीच में सरकार के साथ ऐसा न हो जाए। कारण ये है, लेकिन आदरणीय पवार साहब और संजय राउत और हमारे कांग्रेस के नेता हैं, अच्छे हैं। ये लोग जो हैं मिल करके रहे, तो तब तक कोई थोराट साहब जो हैं, बाला साहब थोराट, ये लोग अगर सही में समन्वय स्थापित कर लें, तो ये सरकार चलेगी। लेकिन बहुत से नए विधायक हैं जिन्हें सम्मन-उम्मन मिलने पर वो काँपने और डरने लगते हैं। तो ये भी बात है कि भय से बहुत कुछ होता है। और रामायण की एक चौपाई है, वो कह करके बात को समाप्त कर देना चाहता हूँ। बिन भय होए न प्रीत गोपाला। यानी एक जगह क्या है, भय से ही प्रीत को पैदा किया गया और डर परशुराम ने भी लक्ष्मण को दिखाया और लक्ष्मण और परशुराम के संवाद से ही रामायण की असली चर्चा जो है शुरू हुई। और बिन भय किसी का नहीं। आज आप देखिए, लालच में और भय में ही काज़मी साहब दुनिया भी चल रही है। हम अल्लाह हमको देगा इसलिए इबादत में लगे हुए हैं, और नहीं अगर इबादत करेंगे तो गुस्सा हो जाएगा। ये सारी चीजें हर जगह है, हर जगह है। लोग खुश करने में और डर बैठाने में लगे हैं, और डर से कुछ भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत-बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने उसके सियासी पहलू भी बताए, और जो शरद पवार जी के घर पर जो हमला हुआ है और वहाँ क्या कुछ हो सकता है, सियासी तौर पर मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए हैं, और उसमें आपने ये भी बताया कि उस एमएसआरटीसी का जो धरना प्रदर्शन था, उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे बाकायदा। तो वो एक खतरा कि बीजेपी अस्थिर करने की कोशिश कर रही है सरकार को, वो मुसलसल मीडिया के ज़रिए किया, अब इस तरह से कर रहे हैं। बहरहाल आने वाला वक़्त बताएगा। आपने बताया कि अगर तीनों पार्टियों के बीच में तालमेल अच्छा रहा और शरद पवार जी जो है वो उसको मज़बूती से इसी तरह से चलाते रहे, तो काम सरकार पूरा टाइम करेगी। तकरीबन पौने 3 साल हो चुके हैं, 5 साल के लिए सरकार होती है, और आगे देखते हैं कि क्या कुछ देश पर महाराष्ट्र अपना असर छोड़ पाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।